कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दीपक सर माधव पहल अकेडमी को और करे अपने CGPSCCG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। आज मैं आपको पर्यावरण की क्लास ले रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिनिमम फ़ी पे, कम से कम फ़ी पे मैं आपके लिए पेड कोर्स चला रहा हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं उससे आप संतुष्ट हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल है उस फ़ी रेट में जिस रेट को आप पे कर रहे हो। तो कृपया आप लोगों से यही विनती करूंगा, जो भी मेरे एस्पिरेंट हैं या जो मुझसे कनेक्टेड हैं वो बच्चों को बताएं, घर के अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्य को, और कम से कम फ़ी में उनको एक सही मार्गदर्शन के लिए आप प्रेरित करें। क्योंकि अभी तक मैंने टोटल जो है 9 सरकारी एग्ज़ाम प्लस एक रिटर्न अलग 10 9 सरकारी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफ़ाई कर चुका है, ठीक है? जिसमें 5 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 4 स्टेट गवर्नमेंट का है, 5 CGPSC मेंस लिखा है, 1 इंटरव्यू है टोटल, है ना? तो ये टोटल 15 एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर आपका सामने दिख रहा है, ठीक है? आगे इसको 25 में खींचना है। तो कम से कम मतलब अमाउंट में लोगों तक जो है मेरा एजुकेशन पहुँचे, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है? फुल लेंथ पूरा 12 महीने का कोर्स दूंगा और कहना चाहिए कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो लोगों तक इस मैसेज को फैलाएं ताकि उनको कम फी में सही एजुकेशन मिले। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्स के लिए, तुरंत मुझे ज्वाइन करें, आपके घर के सदस्य को, दोस्तों को, परिवार के रिश्तेदारों को बताएं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पूरा एक क्लास मैं बायोडाइवर्सिटी पर लेने वाला हूँ, जिसे जैव विविधता कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा जैव विविधता क्या है, इसकी बेसिक क्वेश्चंस कैसे आए थे, जैव विविधता का कारण क्या है, उसका क्रम क्या है, जैव विविधता का अल्फा बीटा गामा जो प्रकार है वो क्या है, ठीक है? आज मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जैव विविधता का, जो अभी तक पिछले 25 सालों में इंडिया के जैव विविधता के क्वेश्चन और सीजी के जैव विविधता के क्वेश्चन, ठीक है, सबको मिला करके मैं टोटल पिछले 24 से 25 सालों का डाटा तैयार किया हूं और उन्हीं डाटा को ही इसमें शामिल किया हूं। अब देखेंगे जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। जैव विविधता मतलब होता है जीवन का विभिन्न स्वरूप या जीवन में जो विविधता होता है उसके स्वरूप का अध्ययन हम जैव विविधता में करते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो WG रोजन ने किया। WG रोजन ने किया था। किसने किया? ये क्वेश्चन पीसी और पूछा था कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? याद रखें, WG रोजन ने सबसे पहले किया था। और एक क्वेश्चन पूछा था जैव विविधता मैटर में कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 के दशक को क्या दशक घोषित किया है? तो उसे जैव विविधता का दशक घोषित किया है। बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाते हैं? आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि जैव विविधता अर्थात एक प्रकृति के संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं। उसके लिए जो प्रोटोकॉल हुए थे या जो सम्मेलन हुए थे उसी दिन हमने क्या किया था, इसके बारे में बताऊंगा टोटल डिटेल में, मैं बाद में और बताऊंगा जब मैं आप लोगों को कहना चाहिए कि बायोलॉजी के अलावा जो भूगोल बताऊँगा, जब संगठन बताऊँगा, यूनाइटेड नेशन का मीटिंग कब हुआ बताऊँगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, ये सब जब आगे बताऊँगा इसी क्लास में, तब आपको पूरा डिटेल डील करूंगा, ठीक है? तो बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाते हैं। अब इसके लिए एक सरकार ने अधिनियम पारित किया था। वो अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट या जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है पीएससी और व्यापम के द्वारा कि भूमध्य रेखा के निकट में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि निम्न में से किसके निकट अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर संक्रांति, ऐसा डाल देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा के निकट में जैव विविधता जो है सर्वाधिक कहना चाहिए कि पाया जाता है भूमध्य रेखा के बीच में, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा आगे जब मैं ट्रॉपिकल ये सब चीज़ों को पढ़ाऊंगा तब ज्योग्राफी में कि क्या होता है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के निकट सर्वाधिक या अधिकतम बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो भूमध्य रेखा के, भूमि के मध्य में जो रेखा खींची गई है समझ लो, तो भूमि के मध्य की रेखा के निकट सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। कुछ आपको नोट्स बताना चाहूँगा मैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो पिछले पीएससी और व्यापम में भी, रेलवे में पूछे गए हैं। एक चीज़, भूमध्य रेखा से
जब आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो जैव विविधता में कमी आती है या जैव विविधता बढ़ती है? तो याद रखना, जब आप भूमध्य रेखा से आगे बढ़ोगे किधर, ध्रुव की तरफ, तब वहाँ पे कमी आएगी जैव विविधता में, याद रखना। जब भूमध्य रेखा के निकट आप जाओगे, भूमध्य रेखा के निकट, तब अधिकतम जैव विविधता पाया जाता है। उसका कारण क्या है? जैसे मैं बताया, भूमध्य रेखा के निकट जाओगे तो अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन उसके कारण क्या है? तो उसका कारण है बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट का मतलब वह जंगल जहाँ पे पानी उनी ज़्यादा गिरता है। तो आपको क्या करना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और घास के मैदान या घास की भूमि के कारण जब भूमध्य रेखा से के निकट आप कहना चाहिए कि जाते हैं तो अधिकतम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पे जैव विविधता, इसलिए क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीव वहाँ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जीवों का चारा और आवास प्रदान करने की सुविधा वहाँ पे हमको मिलती है। कहाँ पे? तो भूमध्य रेखा के निकट जब जाते हो तो सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फोर्स जो वहाँ पे होते हैं, फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और घास की भूमि है वहाँ पे, ठीक है। भूमध्य रेखा के जितने निकट आप जाओगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और घास की भूमि में चारा और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के रहने का आवास का व्यवस्था होता है। दूसरा, कोई भी इकोसिस्टम में या किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्थायित्व तो होता है, समझ लो, है ना। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र का स्थायित्व जो है वो किस पे निर्भर करता है? तो जैव विविधता पर निर्भर करता है। किसका? किसी भी इकोसिस्टम का या पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्थायित्व है, जो परमानेंट, एक प्रकार के कहना चाहिए कि कैरेक्टर जो है परमानेंट, लंबे समय तक, कि वो कितने लंबे समय तक चलेगा वो पारिस्थितिकी तंत्र, वो किस पे डिपेंड करता है? जैव विविधता पर डिपेंड करता है। जितनी अधिक जैव विविधता होगी, याद रखना, जितनी अधिक, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, जितनी ज़्यादा भी जैव विविधता होगा, पारिस्थितिकी जो तंत्र है या इकोसिस्टम जो है उतना स्थायित्वपन की ओर बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी उतनी ही ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र का स्थायित्वपन देखने को मिलता है। अब जैव विविधता पर एक क्वेश्चन आता है महाद्वीप और देश के ऊपर में। देखिए महाद्वीप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। महाद्वीप के दृष्टिकोण से विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले महाद्वीप कौन से हैं? आपको क्या लेना है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जब महाद्वीप के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। जबकि हम अगर देश के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि हमने अभी महाद्वीप के दृष्टिकोण से देखा, अगर हम देश के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वाला देश अगर पूछे तो आपको ब्राज़ील लेना है। देश बोले तो ब्राज़ील, लेकिन अगर महाद्वीप बोले तो अफ्रीका महाद्वीप आपको लेना है। ठीक। 2022 में जब जलवायु परिवर्तन हुआ या क्लाइमेट चेंज का जब रिपोर्ट आया तो भारत का कितना रैंक था 2022 में इस सत्र में? तो 2022 में जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का जब रिपोर्ट आया, जलवायु परिवर्तन का मतलब यह होता है कि हम उसमें देखते हैं कि हमारे पर्यावरण की स्थिति क्या है, कार्बन का कितना हम कहना चाहिए रिड्यूस कर पा रहे हैं या कार्बन कितना हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जितना ज़्यादा कार्बन का रिड्यूस तथा प्रोड्यूस होगा वो रेटिंग को देख करके आपके जलवायु परिवर्तन में आपका रैंकिंग इत्यादि को देखा जाएगा कि आपके यहाँ जीवों का, वहाँ पे निवास करने वाले जो आपके उद्यान है इत्यादि जो चीज़ें जहाँ पे जंतु रहेगी उसकी स्थिति कैसी है, इस सब का स्टडी करके जलवायु परिवर्तन निकाला जाता है, जहाँ पे आपके कार्बन उत्सर्जन को घटाने की कोशिश किया जाता है ताकि ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन ना हो, ज़्यादा धरती गर्म ना हो और ज़्यादा जो ग्लेशियर पिघले मत, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो 2022 में जब जलवायु परिवर्तन का रैंक आया तो भारत का पूरे विश्व में स्थान 10वां था। जबकि 2020 में जैव विविधता का रैंकिंग निकाला गया था 2020 में, तो भारत का स्थान 2020 में, तब हमारे पास में कोविड का दौर चल रहा था, तब हमारा रैंकिंग पूरे विश्व में 9वां नंबर था। अब मैं आपको बताऊंगा जैव विविधता के जो प्रमुख कारण हैं, जैव विविधता के जो विशेष भौगोलिक स्थिति है उसका कारण क्या है। जैव विविधता का विशेष भौगोलिक स्थिति को हम चर्चा करेंगे। भारत में जैव विविधता जो है बेटा उसके विशेष भौगोलिक स्थिति का कारण है। यहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति आपको देखने को मिलती है, ज्योग्राफिकल जो लैंड जो कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। जैसे मान लीजिए भारत का मैंने मैपिंग किया है, उत्तर में अगर देखूं तो हिमालय हमारा है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं क्योंकि वहाँ निवास की व्यवस्था है।
उस हिमालय में पूरा पेड़ पौधे है, पर्यावरण वहाँ पे विकसित है, वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र मस्त मजबूत है। ये कहाँ का हुआ? तो ये उत्तर वाला भारत का एरिया हो गया। जबकि दक्षिण वाला जो एरिया में जब आप हिंद महासागर में देखोगे तो उतना बड़ा हिंद महासागर में दक्षिण वाले क्षेत्र में जो जीव जंतु वहाँ पे पाए जाते हैं, शैवाल, कवक इत्यादि जो चीज़ें वहाँ पाई जा रही है, मछली, जंतु, जानवर इत्यादि जो हिंद महासागर में पाई जा रही है, वो भी एक बड़ा सा कहना चाहिए कि हिमालय के टाइप का ही एक बड़ा सा व्यवस्था आपको देता है, एक बड़ा सा आवास प्रदान करता है। तीसरा, जब आप पूर्व की ओर देखते हो तो पूर्वी भारत में आपको सुंदरबन डेल्टा आपको कलकत्ता वाले एरिया में मिल जाएगा, और यहाँ पे कहना चाहिए महानदी की घाटी और सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र इत्यादि का जो कहना चाहिए कि एरिया है, वहाँ पे भी एक बड़ा सा कहना चाहिए कि आपको जैव विविधता का क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी जो है अपने आप को अनुकूल बना कर जी रहे हैं और एक बड़ा सा कहना चाहिए कि जैव विविधता को संचालित कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से पूर्वी भारत में जब आप देखते हो, पश्चिमी भारत में देखते हो तो आपको यहाँ पे कच्छ का रण दिखता है, कच्छ का मैदान दिखता है, जो कि अपने आप में जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अलावा उत्तर पश्चिम भारत में थार एक ऐसा स्थान है राजस्थान में जो अपने आप में जैव विविधता के लिए जाना जाता है, एक बड़ा सा कहना चाहिए कि अहम भूमिका निभाता है। लेकिन सर्वाधिक जैव विविधता इन सब में भी ज़्यादा आपको सुंदरबन में देखने को मिलेगा। अब आपको बता रहा हूँ एक चीज़ और है, जैव विविधता के कारण में एक तो मैंने आपको बता दिया विशेष भौगोलिक स्थिति, भारत में ये सब स्थिति हमारे पास बना है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में सुंदरबन है, पश्चिम में कच्छ का रण है और उत्तर पश्चिम एरिया में थार है। एक ये वाला मैटर हो गया। अब दूसरा मैं आपको बताऊंगा लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए कि यहाँ पे भाषाओं की, बोली की, या कहना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के धर्मों की और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जब हमारे इंडिया में हैं, या इतनी बड़ी जो क्षेत्रफल है समझ लो पूरे, उसमें है इतनी सारी जनसंख्या, विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या चीन के बाद है और विश्व की 7वीं सबसे बड़ी कहना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र इंडिया के पास में है, तो वहाँ लैंगिक प्रजनन का होना एक कहना चाहिए कि स्वाभाविक स्थिति को दर्शाता है। तीसरा प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन में यहाँ का जो वातानुकूल है, यहाँ का जो माहौल है वो ना एकदम बुरा है और ना ही एकदम अच्छा है, मतलब एक मीडियम प्राकृतिक चयन है हमारे पास में और एक एडॉप्टिव नेचर के बीच में हम रहते हैं। तीसरा पृथक्करण। इतने वृहद, इतनी डाइवर्सिफाई जो देश है हमारा, उसमें क्या है, पृथक्करण की व्यवस्था है। मतलब बीच में मध्य भारत में समझ लो अगर जनसामान्य लोग रहते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्वी भारत तथा पश्चिमी भारत के हिस्से में पृथक्करण करके जंतु अपने आप को सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक, फिर उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन भी एक कहना चाहिए कि एक अनुकूलतम को दर्शाता है या एक एडॉप्टेशन को। यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि यहाँ पे हर जीव जंतु और मानव यहाँ पे अपने आप को ढाल के जी रहे हैं। अब आपको बताऊंगा जैव विविधता के क्रम को अरेंज द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है कि आप जो है जैव विविधता के क्रम को कैसे डिसाइड करोगे। तो आपको सबसे पहले विविधता, जैव विविधता में विविधता, जैसे वेरिएशन, विभिन्न प्रकार का समावेशन को वेरिएशन कहते हैं। चेंजेस, नई जाति का निर्माण, यहाँ विभिन्न प्रकार के नई जाति का निर्माण हो रहा है। फिर कार्बनिक विकास, केमिकल चेंजेस हो रहा है, केमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, कार्बनिक डेवलपमेंट हो रहा है। फिर जैव विविधता, तो जैव विविधता की ओर जाने के लिए ये सब चरणों को गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वेरिएशन या विविधता होना चाहिए, दूसरा नई जाति के निर्माण की क्षमता होना चाहिए उस स्थान पे, तथा उस स्थान पे कार्बनिक विकास की क्षमता होनी चाहिए और वहाँ पे जैव विविधता पनप सके, ऐसी माहौल तभी हमको मिल पाएगी। तो ये क्रम को अरेंज द फॉलोइंग करके पूछता है। अब लैंगिक प्रजनन व पर्यावरण की भिन्नता के कारण, लैंगिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन व पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंटल की भिन्नता के कारण या डाइवर्सिफिकेशन के कारण जीवों में क्या होती है, विविधता उत्पन्न हो जाती है। लैंगिक प्रजनन व पर्यावरण की भिन्नता के कारण जो जीव जंतु है उसमें विविधता या डिफरेंसेस उत्पन्न होती है। अतः इन द बेस ऑफ रिजल्ट या परिणाम स्वरूप नई जाति का विकास होता है। किसका होता है, तो नई जाति का फिर हमारे देश में या किसी स्थान विशेष पे विकास होता है। लैंगिक प्रजनन व पर्यावरण की भिन्नता के कारण जीवों में विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, चेंजेस देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप नई जाति का क्या होता है, विकास होता है। ठीक, अब दो चीज़ बताऊंगा नई जाति के ऊपर में, दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है स्पेसिएशन, एक है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। समझना इन दो शब्द पे पीएससी कैसे फंसाएगा।
स्पेशिएशन उसे कहते हैं। स्पेशिएशन, स्पीसीज में बताया हूँ जाति, तो हम जाति को कैसे देखेंगे? स्पेशिएशंस क्या होता है? स्पेशिएशंस नई जाति के निर्माण की प्रक्रिया। मान लो आपके पास में 2000 प्रकार की जाति हैं। जाति मतलब जंतु के बारे में या जीव के बारे में बोल रहा हूँ, कास्ट या रिलीजन वाला जाति नहीं, स्पेसीज वाली जाति की बात कर रहा हूँ। मान लो आपके पास में अचानक से एक नई जाति का डायनासोर आता है, तो वो किस में आएगा? स्पेसिएशन के अंतर्गत नई जाति का निर्माण होगा। किसमें? स्पेसिएशन में नई जाति का निर्माण होगा। दूसरा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या कार्बनिक विकास, इसी को कहते हैं। तो इवोल्यूशन आपको वही बता रहा हूँ, ये नई जाति का निर्माण, उसी को स्पेसिएशन कहते हैं। दूसरा कार्बनिक विकास, उसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? नई नई जातियों के निर्माण की क्रिया को संपन्न कराया जाता है। ठीक है, तो स्पेसिएशन मतलब बात आई तो नई जाति के निर्माण की प्रक्रिया किसके लिए? तो जीव जंतु के लिए। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब ये कार्बनिक विकास के बारे में बात आ रहा है, जिसमें पौधे भी आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें जंतु भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? नई नई जातियों के निर्माण की क्रिया का अध्ययन करते हैं। नई नई विभिन्न प्रकार की जातियों के निर्माण की क्रिया का अध्ययन करना ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। जबकि स्पेसिएशन मतलब नई जाति के निर्माण की क्रिया विधि होती है। ठीक है, जैव विविधता के प्रकार अब कितने प्रकार के होते हैं? मोटी मोटा आपको पीएचडी नहीं करना है बेटा, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, 4 के बीच आप आंसर दे सके, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। तो जैव विविधता के प्रकार को क्या होता है? तो जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। पहला अल्फा जैव विविधता, दूसरा बीटा जैव विविधता, तीसरा गामा जैव विविधता। अल्फा जैव विविधता क्या होता है? किसी एक पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के मध्य पाए जाने वाली जैव विविधता को अल्फा जैव विविधता कहते हैं। कहाँ पे? किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र, मान लो सुंदरबन का डेल्टा एक इकोसिस्टम का काम करता है, वहाँ पे उस पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव रहते हैं विभिन्न प्रकार के, उन दोनों के बीच में जो पाई जाने मतलब 2 विभिन्न जानवरों के बीच में 2 या 2 से अधिक विभिन्न जानवरों मतलब जंतुओं के मध्य पाए जाने वाली जो जैव विविधता है वो अल्फा कैटेगरी के अंतर्गत आता है। मान लो वहाँ पे समझ लो सुंदरबन में मान लो लंगूर और बंदर, तो दोनों को डाइवर्सिफिकेशन जब देखेंगे, दोनों अलग जाति है, दोनों का रिप्रोडक्शन सिस्टम अलग है, दोनों का लाइफ साइकिल अलग है, लेकिन वो उस जगह पे क्या कर रहे हैं? उस पर्यावरण में अपने आप को ढाल के चल रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में जैव विविधता का अध्ययन करना अल्फा अध्ययन कहलाता है, अल्फा जैव विविधता कहलाता है। अब देखेंगे बीटा जैव विविधता, दूसरा प्रकार। तो दो निकटतम पारिस्थितिकी तंत्र मतलब 2 इकोसिस्टम आसी पास में हैं, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे। ये नहीं कि पहले हमने क्या देखा? एक ही देखा, किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र को देखा। अब हम 2 निकटतम पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में पाई जाने वाली जैव विविधता, ये देखेंगे इन दोनों में कितनी समानता है, कितनी असमानता है बीटा के अंतर्गत। तो 2 निकटतम पारिस्थितिकी तंत्र का इसमें समानता तथा असमानता इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ये हो गया क्या? तो बीटा जैव विविधता। अब आपको बताऊंगा गामा जैव विविधता। इसमें क्या होता है? 2 विभिन्न जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें स्थित पारिस्थितिक तंत्र के मध्य में अध्ययन करते हैं। अब ये 2 निकटतम पारिस्थितिक तंत्र था, अगल बगल समझ लो। अब देखेंगे 2 अलग अलग विभिन्न अलग अलग क्षेत्र में जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक क्षेत्र में स्थिति जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इन दोनों के बीच के रिलेशन का अध्ययन करते हैं। इन दोनों के बीच के सोसाइटी, रहन सहन, खान पान इत्यादि जीव जंतुओं की क्रियाओं का वहाँ पे जो अध्ययन होता है वो गामा जैव विविधता के अंतर्गत आता है। आगे फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा पर्यावरण को। बस याद रखना कि मिनिमम फ़ी प्रोग्राम के तहत मैं भी आप लोगों को क्लासेस ले रहा हूँ। आप मुझे 9575204321 पे कॉल करें, 9575204321, और प्ले स्टोर से जाकर के माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आपको कम से कम रेट में अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन, जितना मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ उतनी ही मेहनत उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन आपको माधव पहल एकेडमी के एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद में अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन आपको भगवान कृष्ण दिखेगा माधव पहल एकेडमी में, और नीचे दीपक दिखेगा।
तो कृष्ण और दीपक का कॉम्बिनेशन वाला जो एप्लीकेशन रहेगा ब्लैक कलर का, पीछे बैकग्राउंड में भगवान कृष्ण मुरली बजाते दिखेंगे, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और आपको कहना चाहिए अपने पसंद का मिनिमम फ़ी प्रोग्राम के तहत स्टडी करना है, जिसमें 12 महीने का फुल लेंथ CGPSC का कोर्स, फुल लेंथ व्यापम का कोर्स, और दोनों को जो एक साथ नहीं दे पाएगा उसको इतना कम रेट में हम इसको CGPSC और व्यापम दे देंगे कि आपको कोई भी एफर्ट कर सकता है पूरे 12 महीने का कोर्स। और टीचरशिप भर्ती का और व्यापम के विभिन्न भर्ती का एग्जाम का तैयारी कराया जा रहा है। आप इसमें व्हाट्सअप करें और जानकारी प्राप्त करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद।